हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही हमारा एमपी सेट का एग्जाम हुआ है। अब आगे क्या करना है, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में जो है अभी आगे चर्चाएं होने वाली हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम अगस्त में है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, और मार्च के अंदर क्या है, अपने जो फॉर्म्स हैं वो आ जाएंगे, यानी कि नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। तो अब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, इसका क्या सिलेबस है, ठीक है, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए आगे। अब एमपी सेट तो हो गया है, तो आगे बढ़ने के लिए आज का ये जो है अपना सेशन रहेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं विजन जेआरएफ ऐप जो है आप लोगों के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कॉमर्स, सभी के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। तो जो बच्चे अपने तैयारी आगे बढ़ाना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, वह इन बैचेस में जो है एनरोल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा यूजीसी नेट के लिए भी पॉलिटिकल साइंस का ओजस बैच लाइव हो चुका है। तो जो बच्चे यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और जो हमारा पेपर 1 है उसका आगाज बैच है, जहाँ पे आपको बेहतरीन फैकल्टी जो है वो पढ़ाती है। अगर आप इन दोनों को साथ में लेते हैं तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी जो पेड टाइमिंग्स है, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से पेड टाइमिंग्स मेरी 5 PM रहती हैं, यूट्यूब टाइमिंग्स मेरी 4 PM रहती हैं, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस रहती हैं, और वीकली करंट अफेयर्स हमारा हर मंडे होता है। और आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, वो आपको फिल आउट करना है ताकि हम लोग जो है आपके ऊपर और मेहनत कर सकें और फीडबैक आपसे ले सकें। अभी आप सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है, अपना 25% सेल चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर, होली ऑफर है भाई, ये देख लो 6 मार्च तक लास्ट है ये, उसके बाद ये ऑफर वापस नहीं आएगा। तो जल्दी से अपने तैयारी को तेजी दीजिए और बेहतरीन जो है अपने फैकल्टीज के साथ पढ़ाई करिए। चलिए अब अपन चर्चा कर लेते हैं हमारे सिलेबस को लेके, पाठ्यक्रम को लेके, कि भैया एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या टॉपिक्स हैं, कितना वास्ट सिलेबस है, और कैसे ये थोड़ा नेट या सेट से डिफरेंट है। देखिए आप सभी जानते हैं ये बात, तो जो हमारा सेट का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर क्या है कि सेम है वो यूजीसी नेट जैसा, मगर क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के बनते हैं नेट में और एमपी सेट में। मगर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी डिफरेंस आ जाता है, आई वुड से कि 20 to 30% डिफरेंस आ जाता है सिलेबस के अंदर। बेसिक जो 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, और मैं कहूँ 2 से 3 यूनिट्स जो हैं वो डिफर कर जाती हैं, मतलब थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हो अपनी जो यूनिट 1 है, देखो यहाँ पर बात ये है कि अपन जब पढ़ते थे तो अपन पढ़ते थे कि भैया जो अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, भारतीय, पश्चिमी, इन सबको अपन अलग अलग पढ़ रहे थे अलग अलग यूनिट के अंदर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, पहली बात तो इन्होंने थोड़े थिंकर भी बढ़ा दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें कि हमारे जो अलग अलग हम यूनिट में पढ़ रहे थे, उन्होंने इसको एक ही यूनिट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बड़ा है। तो जिन बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि अरे नेट क्लियर हो रखा है, नेट का पढ़ रखा है, वही चल जाएगा, नहीं चलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है मजाक बिल्कुल भी नहीं है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट। और उसको हमें देखते हुए तैयारी जो है अपनी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगस्त में देरी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कौटिल्य और शांति पर्व, ठीक है, हम जानते हैं ये चीज जो है हमारे मतलब नेट में थी, बट शांति पर्व जो है ये नया टॉपिक है, राइट, और इसके ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद क्या है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इंडिया के बारे में है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में है, गांधी, एमएन रॉय, औरोबिंदो घोष, जयप्रकाश नारायण और हमारे अंबेडकर सावरकर, ये तो नेट वाला ही है, ठीक है, ये तो नेट वाला ही है। मगर बात क्या है कि मैम नेट का पढ़ा हुआ उतना सफिशिएंट है नहीं, क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं, राइट, और हमको ज्यादा डीप में पढ़ना है इनको। मतलब नेट तो एक होता है कि बेस हो रखा है, पता है क्या क्या है इनके बारे में, मगर कितना डीप जाना है इनके बारे में और क्या पता होना चाहिए, उस पे क्वेश्चंस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है पूछता है। अब यहाँ पर जो अपने ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है, ये भी अपना जो है अपन जानते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनकी किताबों के अंदर से क्वेश्चन आता है कि प्लेटो की जो किताब है द रिपब्लिक, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, उसमें कितने भाग हैं, किस भाग में क्या लिखा है। तो बेसिकली हमको इसको नेट के पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ बेस तैयार कर सकते हैं, मगर हमको इन डिटेल जो है इसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में एग्जाम के लिए, ठीक है। यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें मैकाइवली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, ठीक है, जेएस मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन, ठीक है। ग्रीन शायद हमारे जो है नेट में नहीं है, ग्रीन हमारे कहां पर है, हमारे नए थिंकर हैं जो इसमें आते हैं। और कौन से थॉट्स हैं अपने, और कौन से हैं, लेनिन, माओ, ग्रामसी, रॉल्स, नोजिक और अपने कम्युनिटेरियंस जो हैं कुछ, मतलब अब देखो इन्होंने यहाँ पर डाल दिया
एक टॉपिक ही डाल दिया। अब यहाँ पे जो भी रिलेटेड थिंकर्स हैं वो हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेनिन जो है वो नेट में नहीं होते हैं, इनको हमें पढ़ना है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। चलिए हिंदी वाले भी देख लीजिए, हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं जिनका हम नाम देख पा रहे हैं, कौटिल्य तो हमने पढ़ा हुआ है मगर और डीप में पढ़ना है। शांति पर्व जो है ये नया है, इसको हमें चर्चा करनी है। और बाकी हमारे गांधी, एम.एन. रॉय, अरविंदो घोष, जयप्रकाश, अंबेडकर, सावरकर, इनके बारे में हमें और डीप में पढ़ना है। फिर क्या है, हमारे प्लेटो और अरस्तु, ठीक है, यानी जो हमारे यूनानी राजनीतिक विचारक हैं उन पर चर्चा है, डीप में पढ़ना है इनको भी। फिर हमारे जो यूरोपीय हैं, मैकाइवली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन यहाँ पर क्या है, हमारे एक और एडिशन हुआ है। फिर आधुनिक कौन से हैं, लेनिन, माओ, ग्रामसी, रॉल्स, नोजिक और सामुदायिकवाद, जो पर मैं कह रही हूं आपसे कि यहाँ पर जो थिंकर्स रिलेटेड हैं उन सब के बारे में वो कुछ भी पूछ सकता है। सिलेबस काफी बड़ा है, ठीक है। अपन ये सब चीजें 2 यूनिट में कवर करते थे, जहां अपन देख रहे हैं कि भैया ये थिंकर्स तो वो एक ही यूनिट में जो है वो ठूस चुका है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे। आगे बात होती है यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 जो है किससे रिलेटेड है, ये भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है, बट कुछ कुछ और टॉपिक्स ने क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। जैसे कि अपना मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट जो है, चर्च स्टेट रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ टू स्वर्ड्स, राइट। अब यहाँ पर अगर ये प्रॉपर थ्योरी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं इनके बारे में, मगर नेट में हम सिर्फ पता होता है कि अच्छा ये थ्योरी किसने दी है, पता है, नाम पता है, दैट्स इट। मगर हमको यहाँ पर वो एक्चुअली थ्योरी के अंदर क्या बात कही है, किस बुक में किसके बारे में क्या चर्चा करी है, उतना डीप में पूछते हैं, राइट। फिर वो क्या पूछ रहा है, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों को क्या कर दिया है उसने, मिक्सअप कर दिया है इस यूनिट में। अपने राजनीतिक विचारक और जो अपने एक तरीके से राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उनको उसने क्या कर दिया है, कोलैब कर दिया है विद डिक्लाइन रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये अपन मैं बात कर ही रही हूँ, अपन नेट में हल्का हल्का पढ़ते हैं, बट इसको और डीप में पढ़ना है। और मैं एक बात और बता देती हूँ, नेट में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मगर भाई एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं इस टॉपिक से। फिर क्या बात हो रही है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, बिल्कुल ये हमने पढ़े हैं, सिद्धांत आते हैं नेट में, मगर फिर भी हमको इनको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इंडिविजुअल एंड सोशल जस्टिस, ये नई चीज है, ठीक है, लग इजी रहा है, बट भैया जब थिंकर आ जाते हैं ना इनके, या फिर इनके बारे में एक्स्ट्रा थ्योरीज आ जाती हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसी में ही आपको रिलेट किसके साथ करना है, लेनिन, माओ और गांधी, यानी कि भैया दो यूनिट के अंदर इन तीनों के नाम हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लीजिए, जो अपनी अवधारणाएं हैं एवं मुद्दे सिद्धांत हैं मध्यकालीन के, उन पे जो है विचार किस किस के अपने को देखने हैं। जो अपने राज्य संबंध और 2 तलवारों का जो एक तरीके से अपन पढ़ते हैं कि थ्योरी जो है, सिद्धांत जो है, उसका हमको चर्चा है, यहाँ पे चर्चा करनी है यहाँ पे। फिर क्या है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत और उनका जो पतन है, अवधारणाएं हैं, उनके जो मेजर मुद्दे हैं और जो पुनरुत्थान है, वो अपन नेट में पढ़ते हैं, मगर हमें यहाँ पे और डीप में इसको क्या करना है, पढ़ना है। फिर क्या है, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, पढ़ा हुआ है यूनिट 1 में, बट स्टिल बहुत डीप में इसकी चर्चा हमको करनी है। फिर क्या है, अपने सामाजिक न्याय, व्यक्तिक, ठीक है, इन सब चीजों पर क्या करनी है, हमको चर्चा करनी है। विचारधारा की भूमिका, परिवर्तन के सिद्धांत, लेनिन, माओ और गांधी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 यूनिट में इनके जो है नाम दिए हुए हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चंस जो है ज्यादा आएंगे, ठीक है। सिलेबस का ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो जो है चीजें इजी हो जाएंगी और हम डिकोड कर पाएंगे कि हम कैसे आगे तैयारी करें, किस टॉपिक पर ज्यादा तैयारी करें। अब ये आ जाता है हमारा एक तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सिलेबस जो है नेट से कम दिख रहा है, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, जो अपने एक तरीके से तुलनात्मक राजनीति है उस पर चर्चा हो रही है, ठीक है। इसमें बोल रहा है वो अपना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में कि भाई इसके अंदर क्या डिसिप्लिन है, नेचर है, स्कोप है, सेम है, नेट में भी पूछता है वो, राइट। फिर अपने से क्या बोल रहा है, अप्रोचेस पूछ रहा है उसकी, ठीक है, कि अप्रोचेस कौन सी अपन पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल वाली, स्ट्रक्चर, फिर फंक्शनल, फिर सिस्टम्स और मार्क्सिस्ट, ठीक है, सेम सा सिलेबस है। अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पर उसने अपने कंट्रीज के नाम नहीं दिए हैं, ठीक है। जैसे नेट में तो नाम दे रखा ना कि हाँ यूएस है, चाइना है, इनसे आप रिलेट करके बताइए कि इंडिया कैसे जो है भिन्न है इनके तुलनात्मक राजनीति के तौर पे। अब यहाँ पर क्या बोला है, हमको नहीं पता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इन तीनों का आप रिलेशनशिप देखेंगे सभी उन कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारा जो है इंडिया से हम जब कंपेयर करेंगे। अब देखो इसका हमको नहीं पता, किसी भी कंट्री से वो पूछ सकता है, तो यहाँ पर हमारा सिलेबस क्या है, थोड़ा अनडिफाइंड हो जाता है
कि भाई हमको नहीं पता कहां से कितना पूछ लेगा। अब इसका ध्यान कैसे रखेंगे कि कौन सी कंट्री न्यूज में है, ठीक है, करंट अफेयर का ध्यान रखेंगे कौन सी कंट्री न्यूज में है, उसको देखते देखते हमें ये देखना है कि वो कंट्री जो है उसकी पार्लियामेंट, उसकी संसद है, राष्ट्रपति शासन है उसके अंदर, या फिर जो है वो एक तरीके से क्या उसकी जो अपने जो अपन बोलते हैं संसद को क्या बोलते हैं, उन सब पे चर्चा करनी, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, जुडिशरी कैसे काम करती है, उसकी विधायिका कैसे काम करती है, कार्यपालिका कैसे काम करती है, इन सब पे हमें उन देशों के बारे में चर्चा करनी है जो अभी न्यूज में चल रहे हैं, और तुलना करनी है हमको भारत देश के साथ कि भैया भारत में तो ये है मगर उस कंट्री में इस तरीके से जो है वर्किंग होती है। फिर क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, ये टॉपिक जो है एक तरीके से हमारा नेट में भी आता है, बट पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जो है वो नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ही लिखा हुआ है। जो बेसिकली हम देखते हैं कि जितने भी स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है वहां पर ये टॉपिक्स जो है थोड़े सिमिलर पड़ जाते हैं। फिर क्या है, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल एलीट, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब कहीं ना कहीं हम जो है देखते हैं कि हमारे नेट में भी पूछते हैं, मगर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में जब स्पेसिफिकली नाम दे रखा है ना एक यूनिट के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि इन थ्योरीज के जो थिंकर्स हैं, इन थ्योरी जो थिंकर, उनके कब की वो जन्म हुआ, कब उन्होंने क्या थ्योरी दी, उसके ईयर, उनकी कौन सी किताबें हैं, इन सब पे हमें चर्चा करनी है। और बेसिकली इसका मूल भाव क्या है, जो हमारी थ्योरी है इसका मूल मतलब क्या है। देखो, पॉलिटिकल कल्चर, सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, ये चारों वर्ड्स ऐसा लग रहा है कि यार अच्छे वर्ड्स हैं, पता है, मगर इनमें बहुत जो है ना भिन्नता है, बहुत डिफरेंस है। तो उन सब पे हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। हिंदी वाले देख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति का एक अनुशासन के रूप में उद्धव, ठीक है, वे प्रकृति और विशेष क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, पारंपरिक, संरचनात्मक, ठीक है, प्रकारात्मक और व्यवस्था और मार्क्सवादी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये मार्क्सवादी इधर बारे में जो है चर्चा करी हुई है। फिर क्या है, शासन के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तुलनात्मक जो अपना है परिप्रेक्ष्य, उनके संबंध में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। जैसा मैंने बताया यहाँ पे प्रॉपर कंट्री के नाम नहीं दे रखे हैं। खैर नेट वाले कंट्री के नाम देख के से के भी जो है आपसे और कंट्रीज की जो है पूछ लेते, ऑस्ट्रेलिया कहाँ लिखा है, ठीक है, आपने कह दिया भैया जो अपना ईस्ट वाला रीजन है वहां से आप लोग देख लीजिए, तो भाई ईस्ट में तो बहुत कंट्रीज आती है, वहां से उसने ऑस्ट्रेलिया पे क्वेश्चन बनाया था और इस बार 6 जनवरी 2026 को पूछ लिया था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी यहाँ पर बिल्कुल ही नाम ही नहीं दे रखे हैं। तो जो कंट्रीज अभी न्यूज में है उनकी हमें तुलना करनी है भारत देश के साथ, किस किस बेसिस के ऊपर, हमारी क्या कार्यपालिका है, ठीक है, उसकी क्या विधायिका है, उसकी क्या एक तरीके से हमारे न्यायपालिका है, इन सब पे हमें डिफरेंस देखना है। चलिए, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकरण, और इस पे अपने को चर्चा करनी है, ठीक है। फिर अपनी राजनीतिक संस्कृति, सामाजिकरण और अपने संचार, अविभाजित और अभिजात सिद्धांत, इन सब पे हमें क्या करना है, प्रजातंत्र के चर्चा करनी है। थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है सेम सेम सा लग रहा है, बट स्टिल मैं ये कहना चाहूंगी इनका काफी अच्छा वेटेज रहता है, इस यूनिट का काफी अच्छा वेटेज रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे बच्चे को जो है एक तरह से वहां पे वो करा जाता है कि आपकी एक तरीके से आपकी क्या वो है कि आप क्या स्टैंड करते हैं। चलिए, यूनिट 4 का देख लेते हैं। बेसिकली यूनिट 4 जो है वो अपना इंडियन पॉलिटी कह लो, ठीक है, वही लक्ष्मीकांत जो अपनी बाइबल रहती है वहां से है ये। अब इसमें क्या है कि वही सेम बातें हैं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, मगर स्टिल हमको क्या देखने हैं, हमें यहाँ पे आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस को देखते से लगता है ये तो हो जाएगा, बट ये पूरी एक किताब होती है, ठीक है, अच्छी खासी पूरा संविधान जो है ना हम तरीके से पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, उस पर चर्चा है। नेशनल मूवमेंट, देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जो अपना आधुनिक इतिहास है उसको लेते से हम क्या जाते हैं, अपनी राजनीति की ओर जाते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट किया है हमने। तो वहां से क्या होता है कि अब देखो गांधी जी का दांडी मार्च ले लो, है ना, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि खिलाफत पे ले लेता है वो, या फिर नॉन कॉपरेशन पे ले लेता है वो। अब वो बेसिकली क्या है, या तो आप गांधी से रिलेट कर लीजिए या फिर आप थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट कर लीजिए।
तो यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम हिस्ट्री का भी थोड़ा पोर्शन जो है पढ़ें, ठीक है। फिर क्या है, अपने जो डेवलपमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आइडियोलॉजिकल बेसिस, प्रीएम्बल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है फंडामेंटल राइट्स, ये पूरा सिलेबस किसका है, एग्जैक्टली हमारा नेट का है, बट स्टिल लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है इसमें डिफिकल्ट आएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, अमेंडमेंट एंड रिव्यू, थोड़ा एडिशन हो चुका है। देखो यहाँ पर वो सिलेबस है ना, ऐसे मजाक में नहीं देते हैं कि भैया हमको बड़ा बताना है इसलिए हम दे देंगे। ये ऐसी जो लाइंस होती है ना, जो हमको लगता है अरे बहुत इजी है, बट इनके लिए कंटेंट ढूंढना, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग पढ़ना कि भैया क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये जो लाइंस होती है सिलेबस के अंदर ये कुछ डिफाइन ही नहीं करती हैं। फिर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया, वो क्वेश्चन इन लाइन से उठ के आता है जहां पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दे रखा होता है। अब कोई भी आपके अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी आपका रिव्यू को लेकर हो सकता है, ठीक है। अब अपने सोशियो इकोनॉमिक इस टॉपिक में कितनी चीजें आ सकती हैं, तो ये होता है जहां से वो क्या बोलते हैं कि भैया थोड़ा पीवाईक्यू का ध्यान रख के पढ़ाई करो और उन टॉपिक्स पे फोकस करो। फिर क्या है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, बेसिकली सेम सा है, बट हमको क्या देखना है, ज्यादा डीप में इसके बारे में चर्चा करनी है। फिर फेडरलिज्म आ गया, ठीक है। अब देखो फेडरलिज्म कितना ज्यादा इसने स्पेसिफिकली डिफाइन करा है अपने सिलेबस में, क्या बोल रहा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, demands of autonomy and separatist movements, emerging trends in center-state relations, judiciary, Supreme Court, High Court, judicial review, judicial activism, including public interest litigation, judicial reforms, right? अब देखो इसने प्रॉपर आपका डिफाइन कर दिया है कि भैया हम टॉपिक के साथ आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो जुडिशियल एक्टिविज्म नेट में नहीं है मगर यहाँ पूछ रहा है वो, ठीक है। तो हमारी क्या, अब देखो वहां पर यही है कि जब आपको प्रॉपर टॉपिक का नाम दे रखा है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से वो क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, राइट। अब देखो क्या बोल दिया, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये पूरा क्या आ गया, मतलब आपको क्या देखना है, न्यूज में, करंट अफेयर में क्या चल रहा है। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, पीजेंट मूवमेंट्स, है ना, इलेक्शंस, इलेक्शन बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन बिहेवियर, अब मुझे बताना इलेक्शन बिहेवियर में क्या क्या नहीं आ सकता, ठीक है, यानी कि जो अपना कौन सा एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 1951, वहां से चीजें जो है आ जाती हैं। फिर क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फिर है क्लास, कास्ट, जेंडर, दलित, रीजनल इश्यूज, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इंटीग्रेशन। अब ये देखो प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग एंड इंटीग्रेशन, अब इसके अंदर मतलब ये क्या हो गया, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, हम अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप ये इसको समझो, कैसे समझो, कहाँ सिलेबस है, वो सब आपके ऊपर आएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन, संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान की रचना, वैचारिक आधार, प्रस्तावना, विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, वही है, सेम नेट का है, बट स्टिल हमको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे इजी क्वेश्चंस वो जो है इस पे नहीं उठाएगा। फिर है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान, संवैधानिक संशोधन और पुनर्वलोकन, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं एकदम कि भैया सिलेबस ही डिफाइन नहीं है, कुछ भी उठा के पूछ सकते हो, कह देगा भैया हम तो लिखा हुआ था यहाँ पे, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने डिकोड ही नहीं किया। फिर है संरचना और प्रक्रिया, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो है संसाधनात्मक और व्यवस्था की कार्यशैली, इन सब पे चर्चा करनी है, ठीक है। फिर संघवाद, जो मैं बता रही हूँ कि काफी उन्होंने डिफाइन करके दिया है इस बार, भारत में सिद्धांत और व्यवहार, स्वायत्तता की मांग, प्रतिकरणवादी और आंदोलन, केंद्र राज्य संबंधों के उभरते प्रतिभान जो है अपने वो आ रहे हैं प्रतिमान, और फिर न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित मुकदमों सहित न्यायिक सुधार, ठीक है, यानी कि जुडिशरी भी काफी अच्छा पार्ट रख रहा है इसके अंदर। फिर क्या है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, संचार माध्यम एवं कृषक आंदोलन, चुनाव, चुनावी व्यवहार, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, वर्ग, जाति, लिंग, पिछड़े और वंचित वर्गों का क्षेत्रीय अपना क्या है, राष्ट्र निर्माण और एकीकरण की समस्याएं, ठीक है। समस्याएं में यहाँ पर क्या है भैया, फिर से करंट अफेयर है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से मुद्दे उठ रहे हैं, किस स्टेट से उठ रहे हैं, ठीक है, या फिर विश्व में भी जो है इस चीज को लेकर क्या चीजें हो रही हैं, आपको उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस अगर आप नहीं पढ़ रहे हो लिंक करके, तो भाई आप, मैं सच बता रही हूँ, 40 to 45% सिलेबस में आप जो है मात खा जाओगे।
क्योंकि अब मैं कह रही हूँ ना, सिंपल सिंपल लाइंस दे दी हैं, अब आप कितना ही उसको समझ लो, ठीक है, वो सब कहाँ से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर अब अपनी बात होती है यूनिट 5 की, जहाँ पे अब ये है अपना थोड़ा लोक प्रशासन। मैं आपको फिर से बता दूं, लोक प्रशासन बहुत अच्छी अहमियत रखता है इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसमें ना एक तरीके से 2 यूनिट बांटी हुई है लोक प्रशासन पे, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या बात कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन अप्रोचेस, है ना, ये तो हम भैया पूरी यूनिट खत्म कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स, लाइन, स्टाफ। अब देखो ये चीजें जो हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, है ना, ये सब चीजें थोड़ा डिफाइन करके दिया हुआ है कि हम यहाँ से क्वेश्चंस उठाएंगे। आपके डिफाइंड है, आपके लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड काउंसिल, चीफ एग्जीक्यूटिव टाइप, फंक्शंस एंड रोल्स। ये चीफ एग्जीक्यूटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके है, लोक प्रशासन को लेकर है, तो उसको वहां कंफ्यूज मत करिएगा कि मैम ये तो वो उसी से है ना, संविधान वाला ही, ये वो नहीं है, ठीक है। अब हिंदी वाले भी देख लीजिए, लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में विकास, लोक प्रशासन के अध्ययन के उपयोग जो है अपना उपागम और अपना निर्णय, निर्माण, पर्यावरण और अपना क्या है, व्यवस्था, विकास, प्रशासन, संगठन के सिद्धांत। बेसिकली ये वही है जो अपना नेट में यूनिट 9 रहता है, बट स्टिल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, सूत्र, स्टाफ, आदेश की एकता, सोपान, ठीक है, और अपने क्या है, नियंत्रण का क्षेत्र, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, संगठन के प्रकार, औपचारिक अनौपचारिक संगठन के प्रारूप, विभाग, सार्वजनिक निगम और परिषद, मुख्य कार्यपालिका प्रकार और जो अपनी इसकी भूमिका। ये हो गया पार्ट 1 एक तरीके से यूनिट 5 के अंदर। अब आ जाओ यहाँ पे यूनिट 6 में, यहाँ पर इसने और ज्यादा इसको फैला दिया है, ठीक है। और अब इसमें यहाँ पर इसने इतने नाम दिए, अपन तो ये थ्योरीज पढ़ते हैं ना, हम तो यूनिट 9 में खत्म कर देते हैं इसको। अब अपन पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी, किसकी, मार्क्स वेबर की, है ना। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मुझे वो पूरी थ्योरी के बारे में जानकारी चाहिए, मैं उसमें से क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन, मॉरल, ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय रिलेशंस, इन सब पे चर्चा हो रही है। फिर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इसका थ्योरी क्या है, टाइप ऑफ रोल क्या है, क्रिटिक्स क्या है, सिविल सर्वेंट मिनिस्टर रिलेशनशिप, इन सब पे मतलब डिटेल में चर्चा हो रही है। लोक प्रशासन काफी अच्छा वेटेज रखता है, लीडरशिप, इट्स रोल इन डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ब्यूरोक्रेसी एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, ऑडिट। समझ रहे हो कहाँ किस हद तक जा रहा है ये सिलेबस। फिर क्या है, देखो अब ये देखो बिल्कुल सिंपल है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से क्या ही क्वेश्चन बना लोगे आप, पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए गुड गवर्नेंस की, कि कहाँ से जो है वर्ड आया, किसने दिया, कहाँ से इसकी जो है ना स्टार्टिंग हुई, ये सब बनता है यहाँ से, इसका मतलब सबको पता है, बट वो नहीं पूछ रहा है वो। फिर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल इंस्टीट्यूशंस एंड जो अपना वो रहता है, ठीक है, ऑम्बुड्समैन वाला, एंड देन लोकपाल और लोकायुक्त। चलिए देखो इसमें इन्होंने जो अपना एक तरीके से मिक्सअप कर दिए हैं एक दो यूनिट्स, राइट। और बेसिकली क्या है कि जैसे अपने लोकायुक्त और अपन ये सब कहाँ पढ़ते हैं, एक तरीके से यूनिट 8 में ले लीजिए, ठीक है। तो वहां हमको ये देखना है कि जब वो लिंक करके क्वेश्चंस पूछेगा, आपको सिलेबस अगर वो लिंक करके दे रहा है ना, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन भी ना लिंक करके पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो नेट का पढ़ रहे हैं, हमको वैसे समझ में आता है, यहां पर थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है वो, अपने हिंदी वाले भी देख लीजिए, कार्मिक शास्त्र प्रशासन, ठीक है, भर्ती, परीक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण जो है, पदोन्नति, अनुशासन, मनोबल, नियुक्ता, कर्मचारी और संबंध। फिर क्या है, नौकरशाही, ठीक है, सिद्धांत, प्रकार, भूमिका, मैक्स वेबर और उनके आलोचक, लोक सेवक, मंत्री और संबंध, ठीक है। वो ये लोग डिटेल में पूछ रहा है वो यहाँ पर इन सब से। फिर क्या है, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया में इसकी भूमिका, संचार, भारत में विकास, ठीक है, योजना, प्रशासन। अब देखो ये योजना, भारत में विकास योजना, कितनी ही योजनाएं होती है भारत विकास के अंदर, सब पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आ गया, प्रशासन, नौकरशाही, विकास और चुनौतियां, जो अपना क्या है, उदारीकरण है, फिर और लोक प्रशासन पर प्रभाव, वित्तीय प्रशासन, बजट, लेखा परीक्षा, ठीक है। ये सब क्या है कि भाई पूरा बजट थोड़ी पढ़ेंगे, बट आपको क्या ध्यान रखना है,
एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो एमपी का थोड़ा थोड़ा अपने को क्या पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया के लिए भी होनी चाहिए। मैम हम थोड़ी हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, बट बेटा यहाँ पर जो वर्ड दे दिए है ना, तो अगर वो एक क्वेश्चन भी दे रहा है ना, तो वो कहाँ है आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन से जो क्या रहता है अपना कि ना कट ऑफ से हम रह जाते हैं। तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चन जो है हमको ऐसा समझना है कि हमारे लिए मोती है, ठीक है, और हमें वही प्रॉपर सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो अपना है सुशासन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएं, पारदर्शिता, जवाबदेही, सूचना का अधिकार, फिर शिकायत निवारण संस्थाएं, ठीक है, वही है अपना ओम्बुड्समैन वाला, ठीक है, फिर लोकपाल और लोकायुक्त, इन सब पे क्या करनी है हमको, चर्चा करनी है और इन सबको जो है डिटेल में पढ़ना है। अब यूनिट 7 पे आ जाते हैं। यूनिट 7 बेसिकली क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस ले लीजिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध ले लीजिए, वहां से ये यूनिट है। देखिए बड़ा सिलेबस है इसके अंदर भी, ऐसा नहीं है कि भैया मजाक दे रखा है, अच्छा खासा वेटेज है, तो पूरा कहाँ रहेगा अपना, पूरा प्रॉपर रहेगा, जैसा नेट का पैटर्न रहता है, बल्कि और लेवल बढ़ जाता है भाई, ठीक है। चलो, कंटेंडिंग थ्योरीज कौन सी है, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, आइडियलिस्ट सिस्टम, गेम कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर ना टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और ठीक है, अपन जितना पढ़ते आ रहे हैं ना एमपी सेट या फिर उसमें अपने नेट के अंदर, यहाँ पे टॉपिक्स भी बड़े हैं, यहाँ पे ना अपने को प्रॉपर अपन हल्का बस पता था कि ये थ्योरी इसने दी है, ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या है कि वो थ्योरी के बारे में पूछेगा, पावर, इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, एलिमेंट ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट, मीनिंग, रोल एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर क्या है, आर्म्स एंड वॉर्स, नेचर, कॉजेस, टाइप्स ऑफ वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग एथनिक डिस्प्यूट्स, ठीक है, न्यूक्लियर बायोकेमिकल वॉर्स, डिटरेंस, आर्म्स रेस, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, फिर क्या है, पीस टाइम, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिप्लोमेसी, पूरा एक टॉपिक जो है मतलब 3 लाइन का सिलेबस कहाँ दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक हथियार और युद्धों के ऊपर दे दिया है। सोच रहे हो कितना मतलब जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट है ये, और इसको पढ़ना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि भैया कहाँ से लाएं, कैसे पढ़ें, कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरा ये टाइमलाइन भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। और बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, वहां से थोड़ा जो है हमको चर्चा करते सरते जो है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप क्या होता है, टाइमलाइन दे दी, कालक्रम दे दिया है ना, मिलाने को दे दिया, तो आप एक बार दिमाग में पता होता है कि अच्छा ठीक है, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, और हम उसको अरेंज कर लेते हैं। फिर क्या है, राइट, ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, देखो ये पूरा ऐड हुआ है, इंटरवेंशन, ट्रीटी लॉ, प्रिवेंशन एंड एब्सोल्यूटिज्म ऑफ वॉर, यानी कि जो ट्रीटीज हुई इंटरनेशनली, अपने क्या लॉज चलते हैं, उन सब के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अच्छा खासा जो है वेटेज ये भी रखता है यूनिट, ठीक है। फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विभिन्न सिद्धांत और उपागम, आदर्शवादी, यथार्थवादी, ठीक है, फिर क्या व्यवस्था, खेल, संचार और निर्णय निर्माण, इन सब पे भी क्या है, चर्चा है। फिर क्या है, अपनी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति, हित, विचारधारा, शक्ति के तत्व, अधिग्रहण, शक्ति के उपयोग, उपयोग और सीमाएं, अवधारणा, राष्ट्रीय हित का निर्माण, उन्नयन, अंतरराष्ट्रीय संबंधी की विचारधारा का अर्थ, भूमिका और प्रासंगिकता, ठीक है, हल्का हल्का लग रहा है, मगर यहाँ पे आप मतलब देखो, जो अपना ये यूनिट है ये भी 2 भागों में मान लो एक तरीके से, है ना, जो अपन यूनिट 5 यूनिट 6 देखते हैं ना नेट के अंदर, वैसा ही इसमें भी है। शस्त्र युद्ध, जातीय संघर्षों सहित युद्धों संघर्षों की जो है प्रकृति, कारण, प्रकार, पारंपरिक, नाभिकीय जो अपने रहते हैं, जैव रासायनिक युद्ध रहते हैं, पराधन जो हो गया, ठीक है, शस्त्र स्पर्धा, शस्त्र नियंत्रण, जो अपना निस्तीकरण है, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, कूटनीति, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, किसके बीच हुआ, और फिर वो युद्ध में क्या हुआ, और फिर ये भी पता हो कि वो युद्ध समाप्त हुआ तो किसकी हार हुई, क्या ट्रीटी हुई, किस तरह से जो है वो चीजें संभली, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब हिडन चीजें होती हैं, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शीत युद्ध के बारे में पूरी है, गठबंधन, गुट निरपेक्षता, शीत युद्ध का अंत, वैश्वीकरण, 2-3 टॉपिक डाल दिए, बट वो पूरी पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, बस ये टॉपिक पढ़ जाओगे, तो वो नहीं होगा, पूरी टाइमलाइन पढ़नी पड़ती है। अंतरराष्ट्रीय कानून में राज्यों के अधिकार, कर्तव्य, हस्तक्षेप, संधि विधियां, और क्या है अपनी संधि विधि और युद्धों पर रोक और अनुमूलन समाप्ति, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। और जैसे ही अपन और सिलेबस में देखते हैं, जैसे अगर आपने और सेट के भी दे रखे होंगे तो वहां पर ये टॉपिक जो है आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट 7, यहाँ पर भी हल्का हल्का किससे रिलेटेड, जो अपनी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा पार्ट इजी पड़ जाता है, क्योंकि अपन ने इसके बारे में
अपने मास्टर्स में, बैचलर्स में काफी चर्चा करी हुई है। और अगर आपके पास 11th 12th में भी अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस थी, आप आर्ट्स से थे, तो भी आप लोगों को थोड़ा क्या पड़ जाता है कि हाँ भाई पता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानकारी है, तो ये इजी पड़ जाती है यूनिट। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉर्थ साउथ डायलॉग, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, WTO, नियो कॉलोनियलिज्म, डिपेंडेंसी। अब देखो यहाँ पर इजी चीज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब देखो ये कॉर्पोरेशन दे दिया, ठीक है, ये डायलॉग दे दिया है ना, यहाँ पे G20 दे दिया आपको, सार्क दे दिया, आसियान दे दिया, ओपेक दे दिया, है ना, अब देखो OAS दे दिया। अब ये सब क्या है, इनके बारे में आपको संपूर्ण फैक्चुअल जानकारी होती है कि कब बना, ठीक है, कौन सी कंट्रीज हैं, कितने कितने मेंबर हैं, क्या मोटिव है, बस इतना पता होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर क्या है, यूनाइटेड नेशंस जो है ये थोड़ा जो है डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि अब देखो यूनाइटेड नेशंस में कितनी बॉडीज हैं, कौन सी जो एक तरह से संस्थाएं जो इसके अंदर काम करती है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मगर फिर भी जो इसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव और जो उसका चार्टर होता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या बात लिखी हुई है, कौन से पार्ट में लिखी हुई है। स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन ऑफ द वर्किंग ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है, विद इन UNO, फाइनेंसिंग, है ना, UNO Peace Development Perspective, Charter Revision, Power Struggle and Diplomacy within UNO, Financing and Peacekeeping Operations, Peacekeeping Operations। अब वो जो लंबी चौड़ी लिस्ट है पीस कीपिंग ऑपरेशंस की, वो पूर्ण रूप से आपके सिलेबस का पार्ट हो जाती है। इन्होंने तो 3 शब्दों में लिख दिया और सिलेबस हमारा बढ़ गया। फिर क्या है, इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स, वॉर, सिक्योरिटी कंसर्न्स, पैक्ट्स, और क्या है, मीडिएटरी रोल। मतलब ये तो अत्यंत, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा करंट है भाई, ये तो फुल करंट है। अब क्या पता कि किसके रिलेशन, कौन से नेबर, किस तरीके से, कोई आइडिया नहीं है, पूरा आपको करंट पे देखना है ये चीज। फिर क्या है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। ये तो हम यूनिट का नाम देख रहे थे ना, ये तो हमने एक टॉपिक दे दिया इन्होंने यहाँ पे, हम तो ये यूनिट पढ़ते थे और ये पूरी यूनिट का बस एक नाम दे के छोड़ दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। तो ये देख रहे हो, ये लेंथ है, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस की लेंथ है। अब वहां पर उसने पूरा डिफाइन नहीं किया है कि हमको पूरी अपनी क्या पढ़नी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, गुजरात डॉक्ट्रिन कब आया, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी चीजें करी, पंचशील से निकाल के अपनी जो है आपको पूर्ण रूप से अभी जो अपनी क्या चल रही है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ले लो, या फिर जो भी अपने साफ्ता वगैरह है, जो नरेंद्र मोदी जो भी अपने चल रही है अभी ट्रीटीज वगैरह, ट्रेड रिलेशन वगैरह, उन सब पे चर्चा आ जाती है। नाम नहीं दिया है ना, बट वो आ चुका है। और आप एक बात ये भी मानो, अपन बात करते हैं स्टार्ट ट्रीटीज की भी, है ना, वो यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो सब रिलेटेड है। मतलब नेट का सिलेबस तो आप ये मान लो, अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, नेट का बोल रही हूँ, MP सेट का क्वेश्चन लेवल थोड़ा जो है एक तरह से बेटर रहता है नेट से, मतलब एक तरीके से आप सॉल्वेबल रहता है, आप कर पाते हैं। बट जो नेट का सिलेबस आपने उस अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि आपने स्टेप 1 करा हुआ है। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूं, मैं सिर्फ हकीकत बता रही कि आप लोग भ्रम में ना रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर कोई मजाक नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि अच्छी खासी जो है आपको रेप्यूटेड जो है जॉब मिलती है, ठीक है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। तो ऐसे तो है नहीं कि भाई आपको यूं ही ऐसे ना फ्री में दे दी जाएगी ये, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है, उसकी जो एक तरह से एग्जाम है, जो उसका औधा है, उसकी रिस्पेक्ट का जो देखना कि भाई वो क्या है, किस अकॉर्डिंग वो लेवल है, वो ध्यान में रहेगा ना जब, तब पता लगेगा कि भाई तैयारी भी उस अकॉर्डिंग करनी है। फिर आते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिणी संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, विश्व व्यापार संगठन, नव उपनिवेशवाद और निर्भरता। फिर है क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन विशेषता, सार्क हो गया, आसियान हो गया, ओपेक हो गया, ओएस हो गया, और अपना G20 हो गया। ठीक है, संयुक्त अब देखो यहाँ पे बोलेंगे बच्चे में ब्रिक्स नहीं लिखा है ब्रिक्स नहीं लिखा है, तो ब्रिक्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारतीय विदेश नीति की विलक्षण जो विशेषताएं हैं और राजनीय है, इस पे चर्चा करिए। अब उसमें तो सब कुछ आ जाएगा। अब इंडिया पार्ट है ब्रिक्स का, तो आना ही है भैया उस पे क्वेश्चन। फिर आते हैं संयुक्त राष्ट्र जो अपने संघ उद्देश्य, लक्ष्य, संरचना, कार्य प्रणाली, मूल्यांकन, शांति, विकास दृष्टिकोण, चार्टर संशोधन, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति, संघर्ष एवं राजनीति, वित्तीय प्रबंधन और अपनी शांति स्थापना अभियान, इन सब पे। राष्ट्रीय मामलों में अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका, भारत के पड़ोसी देश है ना, उनके संबंध, युद्ध, सुरक्षा,
संबंधी सरोकार मध्यस्थ की भूमिका। मैं एक बात और बता देती हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगर आपको ये लग रहा है कि हम महीने में 1 महीना पहले जो है हम सारा करंट अफेयर पढ़ लेंगे कोई मैगजीन लाकर, या फिर कोई ना एक किताब देख के, या फिर कोई मैराथन्स देख के, मैं सच बताती हूँ कड़वा लगेगा, मगर अगर आप डेली न्यूज फॉलो नहीं कर रहे हो, डेली नहीं देख रहे हो कि क्या चल रहा है देश में, कहाँ कौन सा जो है जैसे जो अपने राष्ट्रपति हैं वो मिल रहे हैं, कौन से किसके प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, अगर आपको नहीं होश है ना, तो आपके लिए ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। मैं बता रही हूँ ना, लोक प्रशासन जो 2 यूनिट में बटा हुआ है, आपका ये अंतरराष्ट्रीय संबंध 2 यूनिट में बटा हुआ है, 4 यूनिट है, मतलब एक तरीके से आप मान के चलो आपके 2 यूनिट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो अपना टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो आपको ये समझना होगा कि करंट अफेयर की क्या अहमियत है आप लोगों के एग्जाम में, अपना लोक प्रशासन जो है उसकी क्या अहमियत है। अब अपना जो यूनिट 9 और यूनिट 10 है वो बेसिकली कहाँ फोकस्ड है, स्टेट के ऊपर फोकस्ड है, कि आपका जो मध्य प्रदेश है उसके ऊपर फोकस्ड है। अब इसमें क्या है, थोड़ा फायदा ये रहता है कि जीके का जो पोर्शन आप लोग पढ़ते हैं पेपर 1 में, वहां आपको हल्की फुल्की जो है इससे हेल्प मिल जाती है। बट इसका फिर से मैं आपको बोलूंगी कि 2 यूनिट है एमपी स्टेट के सिलेबस से रिगार्डिंग, तो इट्स नॉट लाइक इजी टास्क, भैया ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है मजे ले रहे हो इसके, नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप किसी और स्टेट से हैं और आप उसका एग्जाम लिख रहे हैं तो प्लीज एमपी की भी न्यूज फॉलो करो, ठीक है, जो रीजनल न्यूज रहती है एमपी की, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू स्टार्ट फॉलोइंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है कल से करेंगे परसों से करेंगे, जब से आपके पास ये वीडियो आएगा आपको क्या करना है, आपको अपनी एमपी की जो न्यूज है उसका ध्यान रखना है, ऑब्वियस सी बात है। और मैं एक बात और बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने सॉल ऑफ डॉक्ट्रिन जो है अपना पढ़ा होगा, सॉल ऑफ डॉक्ट्रिन, इसका मतलब ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि आप जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो एग्जाम लिख रहे हैं, हम चाहेंगे कि एमपी वाले को ही प्रेफरेंस मिले। तो जो भी और स्टेट से है उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट प्लीज जो है थोड़ा एमपी को लेके न्यूज देखना, उसकी थोड़ी बहुत जो है आप लोगों को चर्चाएं पता होनी चाहिए, जो बेसिक एक एमपी में रहने वाले बच्चे को पता होती हैं, वहां से क्वेश्चंस उठाते हैं, ताकि जो और स्टेट्स के बच्चे हैं वो थोड़े एलिमिनेट हो सके। इसलिए अगर आपको एकदम दृढ़ निश्चय है कि भैया मुझे एग्जाम निकालना है, तो किसी भी स्टेट से हो, अगर आप उस लायक हो, आपके पास इतनी नॉलेज है, तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम कि क्या है। अब देखो 1956 का है, मगर किससे रिलेटेड है, जो अपना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है किससे रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, बहुत प्यारा सिलेबस दिया है इसका। इसने ऐसा नहीं किया है कि मजाक कर दिया है आपके साथ, तो यूं है कि लिख दिया हमने कि पता होना चाहिए एमपी के बारे में सब कुछ, लिखा है बकायदा उसने, कितना पता होना चाहिए, ध्यान दो। गवर्नर का अपॉइंटमेंट, पावर, पोजीशन, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, पावर रूल, मैम ये तो पता है, सभी स्टेट्स का सेम होता है, इनका क्या खास बात है। बच्चा इसका आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन बने, ठीक है, कौन कौन जो है एक तरीके से क्या कालक्रम था, है ना, मतलब बेसिकली अब कौन गवर्नर थे, कौन कौन चीफ मिनिस्टर थे, कब कब बने, कौन से मेजर काम किए उन लोगों ने, तो वो चीज थोड़ी हिडन है। ये ऐसे मत ले लेना कि हाँ पता है सबको कौन करता है, ठीक है, गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, वो चीज नहीं है ये। यहाँ पे आपको एमपी के बारे में इन सब को देखते हुए जानकारी होनी चाहिए। फिर क्या है, मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऑर्गेनाइजेशन है, पावर्स है, रोल ऑफ स्पीकर है, रोल ऑफ अपोजिशन है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, रोल ऑफ अपोजिशन है ये, ठीक है, यहाँ पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पेलिंग गलत है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग भी गलत है, बेसिकली उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको टॉपिक पता होना चाहिए। रोल ऑफ स्पीकर, रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी रोल, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन जज था, कहाँ कहाँ पे उसका हाई कोर्ट है, ठीक है, कितने जजेस हैं, कौन से जजेस हैं, मतलब आपको एटलीस्ट मैं ये सबसे जो है एक तरीके से गुजारिश करूंगी कि फर्स्ट और जो अभी प्रेजेंट में है
इनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए कि पहले कौन थे, सबसे पहले कौन थे, कब बने थे, उसका साल, और जो अभी कौन कौन है उनके बारे में चर्चा। फिर पार्टी सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, मेन पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, वोटिंग बिहेवियर, पूर्ण रूप से एमपी की पॉलिटी के बारे में चर्चा करी गई है। ठीक है, आप उस स्टेट से हैं तो आपको जानकारी होगी, जो नहीं है प्लीज। और ये न्यूज में क्या होता है, न्यूज पढ़ने से हमको मतलब एक तरह से होता है किताबों में बातें नहीं लिखी हुई होती हैं, जो आप न्यूज पढ़ के समझ लेते हैं कि अभी कौन मिनिस्टर है, किसके पास कौन सा भाग, कौन सा डिपार्टमेंट है, उन सबका मैं चर्चा पता होनी चाहिए आप लोगों को। राज्य का पुनर्गठन 1956 तथा मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारक तत्व व विशेषताएं। ठीक है, राज्यपाल नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद संगठन, कार्य एवं भूमिका। ठीक है, कौन सी मंत्री परिषद में किस किस को कौन से जो है एक तरह से भाग दे रखे हैं, पता होना चाहिए। प्रेजेंट का बोल रही हूँ, एटलीस्ट प्रेजेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना, वो क्वेश्चन कैसे भी उठा के पूछ लेगा, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश की विधानसभा, संगठन, शक्तियां, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष और विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्र अधिकार, भूमिका, मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था, मुख्य राजनीतिक दल, मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं उसकी राजनीति, मतदान व्यवहार, यानी कि कब कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, है ना, कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, कब जीती। मानती हूँ डिफिकल्ट, इतना फैक्चुअल है, बट क्या करें, एग्जाम निकालना है। और यहाँ पर सिलेबस में देखो, नेट में कितने बदतमीज है, वो देते नहीं है ना, मगर यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है, दे तो रखा है एटलीस्ट अपने को, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये पूरा फिर से किससे रिलेटेड है, अपना मध्य प्रदेश से। मगर अब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से यहाँ पर आपका लोकल गवर्नमेंट जो है ना, या फिर और चीज अपनी होती है प्रशासन को लेके, वो चर्चाएं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश, सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंड कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश, रोल ऑफ कलेक्टर, पूर्ण रूप से टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता रखा है कि हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे ही उठाएंगे। और ये मत सोचना हाँ इसका मतलब पता है, सब फंक्शंस पता है, प्लीज ट्राई टू लिंक इट विथ मध्य प्रदेश कि फिलहाल कौन है, ठीक है, कहाँ पर है, इनके ऑफिसेस वगैरह सब पता होना चाहिए प्रॉपर से। फिर क्या है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, ऑर्गेनाइजेशन पावर्स, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पावर्स, इंपॉर्टेंस, फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोनॉमी इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि जिन भी लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, दिस इज इंडिया, ठीक है, भारत में इस लेवल पे जो है बहुत से लोग काम करते हैं, कार्य करते हैं, उनको जो है अवार्ड्स मिलते हैं। तो ट्राई टू लाइक उसके बारे में पढ़ना चालू करिए आप, कि आपको पता हो कि किसने जो है इस स्तर पे जो अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल स्तर पे किसने क्या क्या कार्य किए हैं। आप लोग जब एमपी का करंट अफेयर पढ़ोगे, ठीक है, एमपी का करंट अफेयर पढ़ोगे, है ना, और आपका क्या हो गया, एमपी का न्यूज देखोगे डेली, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा अभी इसने ये काम किया, अच्छा अभी उसने वो काम किया, ओ यहाँ पर ये कार्य चल रहा है, अच्छा यहाँ पर जो है इस तरह से फंडिंग हुई है और देशों के द्वारा। ये आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो और टॉपिक से रिलेटेड है, बट स्टिल इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी वो चीज आ जाएगी ना, आप नहीं कर पाओगे। फिर ध्यान रखो, पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स, बैकवर्ड। अब देखो दे दिया ना उसने ट्राइबल वर्ड, मतलब आपको वहां पे जो जनजातियां हैं उसका भी आपको होश होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ थी, कैसी थी, कितने परसेंटेज पर है, मतलब सब पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सी हैं, कितने परसेंटेज पे हैं, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, कितनी सीट्स हैं, ठीक है, कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली हुई है, CST, इन सब के बारे में चर्चा होनी चाहिए आपके पास। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, भैया वुमेन को प्रॉपरली एक लाइन दी है, ठीक है, यानी नारी को लेकर जो है एक तरीके से उन्होंने प्रॉपर लाइन दी है। तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द करंट अफेयर रिलेटेड टू कि वुमेन क्या काम कर रही हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। अब मैं एक बात और बता देती हूँ, डेवलपमेंट बोल दिया ना, डेवलपमेंट बोलते ही गेम खत्म है अपना, कि अब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी डेवलपमेंट हो सकता है, एनीथिंग कैन बी द पार्ट ऑफ सिलेबस, राइट। अब देखो हिंदी वाले भी देख लो, मध्य प्रदेश का प्रशासन, सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव तथा आयुक्त, मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन, जिलाधीश जो है उसकी भूमिका,
मध्य प्रदेश प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय जो अपने स्वशासन है, ठीक है, वो क्या है, संगठन शक्तियां, शहरी स्थानीय शासन और अपना क्या है, संगठन एवं शक्तियां, स्थानीय स्वशासन और में वित्त, नौकरशाही, स्वायत्तता का महत्व, इन सब के ऊपर जो है चर्चा आपको करनी है। मगर कैसे, एमपी को देखते हुए कि एमपी में क्या हो रहा है, ठीक है, एमपी में अभी कौन है, एमपी में पहले कौन था, अभी कौन है। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य जो है जनजातीय, ठीक है, पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग, उत्थान और नक्सलीय समस्याएं, किसने यहाँ पर भी काम किया है, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है, उत्थान के लिए काम किया है, कौन सी जनजातियां हैं, कब है, कितने परसेंट पे है, किस क्षेत्र में है, सब मालूम होना चाहिए, क्वेश्चंस बनते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिला का योगदान वेरी इंपॉर्टेंट, बता रही हूँ। जिस भी दिन से देख रहे हो, जब भी आपके पास ये पहुंच रही है, प्लीज न्यूज चालू कर दो। और आज की डेट में सभी के पास फोन है, यूट्यूब का एक्सेस है, ठीक है, अपने पास जो है एक तरीके से गूगल का, इंटरनेट का, सबका एक्सेस है। ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, और कुछ नहीं तो लोकल न्यूज़पेपर आजकल सब जगह मिल जाता है नेट के ऊपर, ट्राई टू रीड दैट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखो चीजों को। फिर क्या है, मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति, मतलब कुछ भी आ जाएगा अब इसके अंदर, राजनीति भी पढ़नी है आपको मध्य प्रदेश की, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में लिखा हुआ है। ये आपका पूर्ण रूप से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, लंबा चौड़ा है ना, मानती हूँ। और इसमें जो ये बातें लिखी हुई होती ना, मतलब ऐसे कि हाँ ढीला छोड़ दिया है सेंटेंस, अब अपने आप देख लो, उन सबको हमको और कवर करना है, लपेट के पढ़ेंगे, राइट। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, हमारा यूजीसी नेट के लिए ओजस बैच लाइव हो चुका है विजन जेआरएफ ऐप के ऊपर, ठीक है, तो अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं विजन जेआरएफ के साथ, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपका आगाज बैच है, जहां पर आपको जो है हिस्ट्री के लिए भी अर्जुन बैच है, अगर आप इनको साथ में लेते हैं तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका कोर कॉम बैच है कॉमर्स के लिए, और पेपर 1 पेपर 2 साथ में लेते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। सब नेट के लिए है। ज्योग्राफी का आपका क्या है, गैलेक्सी बैच है, राइट। पॉलिटिकल साइंस का भी जो ओजस बैच है साथ में लेंगे अगर आप, तो इसको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये नेट के लिए है, राइट। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैचेस जो है वो चालू हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, उन पे जो है एक तरीके से आपकी क्लासेस चालू हो गई हैं, तो जितनी जल्दी आप एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है अगस्त में, और अब आप लोग फ्री हो चुके हैं एमपी सेट के एग्जाम के साथ, तो प्लीज ट्राई टू कवर अप दिस सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। और जिनको नहीं पता है, विजन जेआरएफ ऐप के ऊपर आपकी सारी यूट्यूब की जो पीडीएफ है वो अपलोड हो रखी हैं, आपको यहीं पर सारी पीडीएफ मिलेंगी, जिसके अंदर आपको फ्री मटेरियल में जाना है। फ्री मटेरियल में आपको पॉलिटिकल साइंस का क्या लगा हुआ है, आपका पॉलिटिकल साइंस का फोल्डर बना हुआ है, वहां आपको अपनी जितनी भी क्लासेस हुई उन सभी की आपको वाईटी पीडीएफ जो है विजन जेआरएफ ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। विजन जेआरएफ विद शिव सर, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस पे न्यूज़पेपर भी आपको अपडेट मिलती है, तो भाई न्यूज़पेपर भी यहाँ हम दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपको जो भी अपडेट्स हैं कि कब कौन सी क्लासेस होंगी, क्या शेड्यूल है, वो सब भी आपको यहाँ पे जो है अपडेट मिल जाएगी। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी कंटेंट रिलेटेड बात है, कोई कोर्स रिलेटेड आपको बात है, क्या प्राइस है क्या नहीं है, आप यहाँ पे जो है चर्चा अपनी कर सकते हैं इधर कॉल लगा के। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्राई टू सब्सक्राइब, लाइक, एंड उसके बाद क्या होगा, आपको जो भी नए अपने इस तरीके की जानकारियां हैं आपको वो मिलेंगी। और जो भी आप लोगों के डाउट है कि मैम और क्या पूछ सकता है, क्या है, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो उन सब के ऊपर जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। होली ऑफर चल रहा है, ठीक है, 25% ऑफ सभी कोर्सेज के ऊपर 6 मार्च तक, तो आप लोगों के लिए ये एक तरह से चांस है कि आप जो है अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं डिस्काउंट में, और आप लोग जो अपनी तैयारी को तेजी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब जोरों शोरों से लग जाइए।